दोस्तों और प्यारे साथियों, नीतू की उम्र अब 18-19 साल की हो चुकी थी। वो पूरी तरीके से बालिग हो चुकी थी, लेकिन उसके ऊपर जो जुर्म किया जा रहा था, उन जुर्म को वो सब सह नहीं सकती थी। उसे लग रहा था कि अब ये जितना जुर्म मेरे ऊपर हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ज्यादती है, और ऐसा सोचकर वो अपने घर से निकल जाती है। और घर से निकलने के बाद एक टेम्पू पर बैठती है और टेम्पू पर बैठकर एक मोहल्ले में पहुंचती है। अब जब वो उस मोहल्ले में पहुंचती है तो कई लोगों से एक आंटी का नाम और उनका घर पूछती है। दरअसल ये नीतू पहले 3-4 साल वहीं ही रहती थी जिस मोहल्ले में वो आज उस आंटी का घर पूछने पहुंची थी। और जब उसे आंटी का घर मिलता है, जैसे ही वो डोर बेल जो बाहर की बटन लगी होती है बेल वाली, उस बेल को दाबती है और दाबने के बाद आंटी जी बाहर आती हैं। जैसे ही उनके सामने नीतू का चेहरा नजर आता है, नीतू उनके सीने से लग जाती है और वो भी नीतू को बहुत प्यार से अपने सीने से लगाती हैं। दोनों फबक फबक कर रोने लगते हैं और दोनों रोने के बाद वो आंटी नीतू से पूछती हैं कि नीतू बेटा, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तो वो कहती है कि आंटी, वो पूरी कहानी बताती है। और उसके बाद आंटी उससे कहती हैं नीतू से कि नीतू बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल तुम्हारे बारे में क्या क्या कहते हैं? वो बहुत ही स्वभाव के सख्त है, बहुत गुस्सैले मिजाज के हैं, और तुम ऐसे में फिर यहाँ बेटी क्यों आ गई? अभी तो इतना बड़ा बड़ा कांड हुआ था, तुम्हें नहीं पता है? वो कहती है कि आंटी कोई बात नहीं, मैं अब आपके शरण में आ गई हूँ। अगर आप मुझे शरण देंगी तो मैं आपके घर में रहूंगी, नहीं तो मैं, अगर आप शरण नहीं देंगी तो अगर मैं बाहर जाती हूँ आंटी, तो मैं अब हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। दोस्तों, ऐसा क्या था जो आंटी से कह रही थी? पूरी दुनिया छोड़ने की बात कर रही थी। और आंटी से क्या रिश्तेदारी थी, क्या नाता था नीतू का, और नीतू कौन थी, इसके पीछे की जो सच्चाई है, इसके पीछे की जो कहानी है दोस्तों, वो वाकई में आपको बहुत सोच में डाल देगी और बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों, कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी सामाजिक और पारिवारिक आपके दिल को छू लेने वाली कहानियां इस चैनल पर आपके डीडी स्टोरी स्टेशन पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, बिना समय जाया किए आपका कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। अब आंटी नीतू को गले से लगाती है। दोनों का जो प्रेम था वो चरम उत्कर्ष पर था। दोनों का प्रेम प्रकट होने के बाद आंटी उसे ले जाती है और ये सारी बातें समझाती हैं कि बेटी, तुम्हारा जो अंकल है, जो मेरा पति है, वो जानती हो कितने सख्त लहजे वाला है, और अगर वो शाम को ड्यूटी से आएगा, या मेरे पतिदेव शाम को ड्यूटी से आएंगे, जिनका नाम होता है अनिल, और जो ये आंटी थी इनका नाम होता है सुधा। अब सुधा आंटी इसको नीतू को समझाती हैं कि नीतू बेटा, जैसे तैसे तुम शाम तक रह लो, उसके बाद अपना कोई दूसरा गुजर बसर करने का तरीका देख लो। खैर, ये सब बातें होती रहती हैं। अब आंटी उसे अंदर ले जाती हैं। वो देखती हैं कि नीतू जो है वो, ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से वो सोई ना हो सही तरीके से। वो नीतू से पूछती हैं कि बेटा, तुमने सही तरीके से नींद नहीं ली है क्या? तो वो कहती है नीतू आंटी से, सुधा से, कि आंटी आप नींद की बात कर रही हो, मैं तो पिछले 5 दिनों से खाना नहीं खाई हूँ और मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। अब जब ऐसा सुधा सुनती हैं आंटी जी, तो सुधा सीधा उसके लिए खाना बना कर लाती है। उससे पूछती है कि क्या क्या खाओगी? तो नीतू कहती है कि आंटी जी कुछ भी दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अब वो उसके लिए खाना लेकर आती हैं, और खाना जब वो उसके हाथ में देती हैं तो ये नीतू, जिसकी उम्र अभी 17, 18, 19 साल की थी, बालिग हुई थी, नीतू जो है उस खाने को ऐसे खा रही थी जैसे मान लो उसे कई दिन से खाना ना मिला हो, कई दिनों से वो भूखी पड़ी हो। अब वो जैसे तैसे खाना खाती है। उसके बाद उसका कपड़ा देखती है कि बहुत ज्यादा, मतलब गंदा हो चुका है, फटा है कपड़े, कई जगह से बदन दिख रहे हैं। बेचारी जिस इलाके से, जिस मोहल्ले से गुजरी होगी, वहां रहने वाले लोग क्या क्या सोच रहे होंगे। एकदम दुबली सी पतली सी दिखने वाली नीतू, जो 3 साल पहले इस आंटी के घर के बगल में रहती थी, वो नीतू आज ऐसे लग रही है सिर्फ जैसे उसके शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा हो।
अब नीतू कहती है कि आंटी जी खाना पीना खाने के बाद उसको कपड़ा वपड़ा देती हैं, कपड़ा वपड़ा चेंज करती है। कपड़ा चेंज करने के बाद आंटी जी कहती हैं कि बेटा तुम शाम तक रहो, लेकिन वो बार बार जिद कर रही थी कि आंटी मैं आपको सही सही बता रही हूं कि अगर आप मुझे अपने दर से, अपने दरवाजे से भगा दोगी तो मैं भागूंगी नहीं, मैं कहीं जाऊंगी नहीं, मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लूंगी। अब वो बड़ा संशय में पड़ जाती है आंटी, जो सुधा होती है वो बड़ा संशय में पड़ जाती है कि ऐसे में क्या करना चाहिए, एक जवान बिटिया, अब इसके साथ मैं क्या करूं। जैसे तैसे वो अपने मन पर, अपने कलेजे पर पत्थर रख लेती है। दरअसल दोस्तों शुरुआत उसी मोहल्ले से होती है जहां पर सुधा का घर होता है, उसी के बगल एक घर था। उस घर में एक ही बेटी थी जिसका नाम होता है नीतू, और नीतू के पिताजी का नाम था अजय, और अजय की पत्नी थी संगीता। अजय पति पत्नी संगीता और अजय में बहुत प्यारा संबंध था, बहुत बहुत मधुर संबंध था। अजय जो है वो उस जिले में सरकारी नौकरी करते थे, तो जो ये आंटी थी इन्हीं के बगल उन्होंने अपना एक किराए का कमरा ले रखा था, किराए का घर ले रखा था रहने के लिए। अब अजय और संगीता के जब नीतू पैदा होती है तो बड़ी खुशी होती है, और उसके बाद वो काफी सालों तक वहीं उसी आंटी के घर के बगल जो किराए पर रहते थे वहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन जीवन सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। अचानक जो है संगीता की तबीयत खराब हो जाती है, यानी नीतू की माँ की। और जब तबीयत खराब हो जाती है तो अजय उसे एक हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाते हैं। शायद उसे प्रेगनेंसी थी, बच्चे की प्रॉब्लम थी, और माँ और जो उसके पेट में बच्चा होता है संगीता के दोनों एक्सपायर हो जाते हैं, दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं। अब इधर नीतू की उम्र महज 10-11 साल की थी, और अजय अब जैसे तैसे संगीता को लेकर आते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं, अपने जो जहाँ के रहने वाले थे उस गांव वगैरह जाते हैं, अंतिम संस्कार करके क्रियाक्रम करके। चूंकि अभी नीतू जो है वो छोटी थी, 15-16 साल की उम्र थी, ऐसे में वो अपने साथ ही लेकर आते हैं। अपने गांव वालों से कहते हैं भैया जमाना खराब है तो इसलिए मैं साथ ही लेकर जाऊंगा। अब साथ लेकर तो आते हैं, लेकिन अजय जो है वो सरकारी नौकरी करते थे और बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं हुई थी, तो उन्हें लगता है, कई लोग उन्हें सलाह देते हैं कि भैया अभी तुम्हारी जो है बहुत ज्यादा उम्र नहीं हुई है और तुम शादी कर लो। कई लोगों के समझाने पर अजय को लगता है कि शादी करना जो है वो एक उचित फैसला होगा, वो एक ठीक फैसला होगा, क्योंकि बिटिया भी है नीतू, और ऐसे में बिटिया को भी सहायता मिल जाएगी। अब जो है नीतू के पापा जो अजय होते हैं, अजय शादी कर लेते हैं एक महिला से, वहीं बगल की रहने वाली एक महिला से शादी कर लेते हैं। अब वो महिला भी तैयार हो जाती है। अब जब अजय और वो महिला दोनों शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो महिला जो थी, जो अजय के साथ जो सरकारी नौकरी अजय करते थे उन्हीं के कार्यालय में प्राइवेट नौकरी किया करती थी, दोनों की बॉन्डिंग ठीक ठाक होती है। दोनों के दिन जो है वो ठीक ठाक गुजरते थे। जो अजय की नई वाली वाइफ आई थी उसके पहली पत्नी के मरने के बाद, जिससे उन्होंने शादी की, तो वो जब आई तब उनका चाल चलन बिल्कुल ठीक था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वो नीतू को बहुत प्यार करती थी, बहुत लाड करती थी, अपने बिटिया की तरह बिल्कुल मानती थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे कहते हैं ना, समय के साथ कभी कभी इंसान जो है वो चेंज हो जाता है, तो वही चेंजनेस उनको देखने के उनके अंदर भी मिली। दरअसल होता यह है, कुछ दिन बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनको एक बिटिया पैदा होती है। अब ये वाकया ऐसे ही नहीं रुका, कुछ सालों में वो 3 बेटियों की माँ बन गई, और जब तीनों बेटियां उनके हो जाती हैं तो जब से पहली बिटिया हुई थी तब से लेकर और तीसरी बेटी होने तक उनके स्वभाव में धीरे धीरे बदलाव आता चला गया। और वो बदलाव ऐसा नहीं था कि वो अपने तीनों बेटियों को प्यार करती थी और उतना ही प्यार इस नीतू को भी करती थी। उनका बदलाव कुछ इस तरीके से होता गया कि जैसे जैसे उनकी बिटिया बड़ी होती गई धीरे धीरे, वैसे वैसे उन्होंने नीतू के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। और शिकंजा ऐसा नहीं, ऐसा शिकंजा कसना शुरू कर दिया कि नीतू जैसे उस घर में नौकरानी की तरीके से हो। अब नीतू चूंकि बड़ी हो चुकी थी, कक्षा 8 की पढ़ाई कर रही थी, तो नीतू देख रही थी कि कक्षा 8 तक पढ़ाई करने के लिए उसको बहुत लोहे का चना चबाना पड़ रहा है। कहने का मतलब कि जब इनकी बेटियां जो है, जो तीनों थी, जब स्कूल जाने लायक हो गई, कक्षा 1, 2, 3 में पढ़ने लायक हो गई, तब वो देख रही थी कि नीतू को उसकी जो सौतेली माँ है, जो आई हैं, वो पढ़ने जाने के लिए मना कर रही है और कह रही है कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी। खैर कक्षा 8 तक जैसे तैसे नीतू पढ़ लेती है। नीतू पढ़ने के बाद फिर कक्षा 8 जैसे ही वो पास करती है,
कक्षा 9 में एडमिशन लेने की बात करती है तो उसकी जो सौतेली माताजी थी वो उसके पिताजी से मना कर देती हैं। और मजबूरी की बात नीतू के लिए ये थी कि उसके पिताजी भी अब पूरी तरीके से अपनी सौतेली पत्नी या कहिए कि दूसरी पत्नी या नीतू की दूसरी माँ को उसी की तरफ से बोलने लगे थे। कहने का मतलब नीतू अगर कोई बात बोलती तो उसकी सौतेली माँ जो है वो अपने पति को भर देती, उसके अंदर द्वेष पैदा कर देती नीतू के विरुद्ध। अब उसके जब कक्षा 8 की पढ़ाई उसने पूरी कर ली तो अपने पिताजी से कहा तो पिताजी ने तुरंत ही मना कर दिया कि बेटी अब तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है। खैर वो अपने पिताजी की इच्छाओं का सम्मान करती है, कहती है कि ठीक है पिताजी कोई बात नहीं, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। अब वो पढ़ाई छोड़ देती है और इधर तीनों बेटियां उसकी जो है सौतेली माँ की पढ़ने जाने लगती हैं। और जब सौतेली माँ की तीनों बेटियां पढ़ने जाने लगती हैं तो घर का जितना भी काम काज था, कपड़े धुलना, खाना बनाना, सब कुछ, यहाँ तक कि तीनों बेटियों को स्कूल जाते वक्त तैयार करना, तीनों को स्कूल से लेकर आना, सब कुछ वही बेचारी नीतू ही अकेले किया करती थी। उसकी माताजी उसे गाहे बगाहे मार पीट दिया करती थी। अब ये सिलसिला आम नहीं था। अब नीतू की सौतेली माँ नीतू को ऐसा मारा करती थी कि मोहल्ले के जितने लोग थे वो लोग परेशान हो जाते थे। कई बार तो मोहल्ले वाले भी आकर उसे समझाते थे कि देखो ये तुम्हारी बिटिया भले ही नहीं है, किसी की बिटिया है, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो थी कि उसके सर पे बिल्कुल जैसे सौतेलापन सवार था, खून सवार था, वो गाहे बगाहे नीतू को पीट दिया करती थी। और ये सबसे ज्यादा बुरी बात लगती थी उनकी पड़ोसी जो सुधा आंटी थी उनको। लेकिन सुधा आंटी भी अब बीच बचाव करने नहीं जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो ये सौतेली माँ आई है ये कभी किसी की नहीं हुई, ये अपने बेटियों की है, अपने पति की है। ये बहुत बदतमीजी से बात करती है, अगर इसे समझाने जाऊंगी तो झगड़ा हो जाएगी। और समझाने ना जाने का एक कारण ये भी था दोस्तों कि जो आंटी जी थी सुधा, उनकी जो है पति जो है वो बहुत गुस्सैल टाइप के थे, तो वो नहीं चाहते थे कि किसी दूसरे के वजह से घर में आपस में वैमनस्यता बढ़े। इसलिए कई बार उन्होंने अपने पत्नी सुधा को समझाया था कि तुम बीच बचाव में इन लोगों के मत जाया करो। अब ठंडी का मौसम आता है, ठंडी का जब मौसम शुरू होता है, अचानक एक दिन देखती हैं सुधा आंटी अपने छत पर चढ़कर कि जो ये है नीतू को एक जहाँ पे पशु वगैरह मवेशी वगैरह बांधे जाते हैं, जहाँ पे कूड़ा वगैरह फेंका जाता है, तो वहां जहाँ कूड़ा वाला एरिया था वहां पर एक तख्ता जिसपे मतलब सड़ी गली टाइप की रजाई एकदम गंदी सी, उस रजाई के पास एक छोटा सा बिस्तर में उसे सोने के लिए जगह दी गई है। खैर वो जो अपने छत से चढ़ के देखती हैं तो नीतू को इशारा करती हैं। नीतू अब नीचे आ जाती है। नीतू उन्हें ऐसे इशारा करती है कि मुझे खाना नहीं मिला, और फिर अपने गाल को ऐसे दिखाती है कि मुझे बहुत ज्यादा मारा गया है। अब आंटी नीचे उतर कर आती हैं और उससे बातचीत करती हैं। बातचीत करने के बाद उससे कहती हैं कि बेटा देखो तुम्हारे अंकल बहुत वो हैं और तुम्हारी मम्मी भी बहुत गंदी हैं, इसलिए मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। वो सारी वाकया बताती है। सारी वाकया बताने के बाद आंटी जी उससे कहती है कि बेटा एक जुगाड़ है, मैं तुम्हें अगर खाना नहीं मिलता है तो मैं रोज शाम को 6 बजे अपने छत पर आया करूंगी, और छत से तुम जो है इशारा कर देना 6 बजे, जहां तुम सोती हो, लेटती हो, जहां तुम्हें पूरे परिवार को हटा के बाहर लिटाते हैं ये लोग ठंडी में, तुम कैसे अपना दिन काटती होगी, तो मैं एक जुगाड़ कर दूंगी, खाने पीने का तुम्हारा प्रबंध कर दूंगी। लेकिन अगर मैं तुम्हें रजाई वगैरह नहीं दूंगी तो तुम्हारे घर वालों को, विशेष करके तुम्हारी माँ को पता चल जाएगा। ऐसे में वो तुम्हें भला बुरा कह सकती हैं और मुझे भी भला बुरा कह सकती हैं। खैर अगले दिन से ये सिलसिला शुरू हो गया। आंटी जब भी खाना बनाती तो उस बिटिया के लिए थोड़ा सा खाना पन्नी में निकाल कर, और उसके बाद 6 बजे उसको इशारा कर देती वो, और अपना एक रस्सी से टांग कर उसे नीचे पकड़ा देती। वो रस्सी से अपना रस्सी खोल के पन्नी जो थी, जो पॉलीथीन में खाना आया था, उसको अपना खोल के रख देती थी। अच्छा, इसको 6 बजे इसलिए करती थी कि क्योंकि 6 बजे के बाद उनके पति आ जाया करते थे, तो आंटी को ये डर था कि कहीं पति को ना पता चल जाए कि हम उस लड़की की नीतू की सहायता करते हैं, उसे खाना वगैरह देते हैं। तो वो 6 बजे अपना खाना वगैरह पॉलीथीन वगैरह खोल के रस्सी से लेकर जाती थी और जहां पर सोती थी वहां पर खाने को छुपा कर रख देती थी। अब धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन अंकल का बर्थडे होता है तो फिर मिठाई वगैरह घर पर आई थी, तो शाम को मिठाई का डब्बा, जो कुछ मिठाई उसमें बची थी नीतू के लिए, जैसे ही आंटी देती हैं और वो डब्बा खोलती है, उसे लगता है कि मिठाई अच्छी है, रात में नहीं, मैं अभी खा लूं। जैसे ही खाना शुरू करती है वैसे उसकी सौतेली बहन आ जाती है,
तीनों में से एक। और जैसे ही सौतेली बहन आ जाती है वैसे वो तुरंत जाके अपनी माँ से बताती है कि माँ, नीतू आज पता नहीं कहाँ से मिठाई पा गई है, वो खा रही है। अब उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आती है और फिर उस दिन नीतू की खूब धुलाई होती है, यानी कि वो सौतेली माँ नीतू को बहुत मारती है और पूछती है। अब वो बेचारी क्या करती, जब इतना ज्यादा मार खाती है तो बता देती है कि आंटी ने दिया। अब वो सीधा आंटी के दरवाजे पर आ जाती है और समझाती है कि ऐसा है कि मेरी बेटी को आप बिगाड़ो मत, मेरी बिटिया को बिगाड़ने का काम आप ही कर रहे हो। अब उस दिन से सुधा आंटी बहुत सोच में पड़ जाती हैं कि अब क्या करूं मैं, उसकी कैसे सहायता करूं। अंदर से वो सहायता करने चाहती थी और उसके बाद वो बातें उनके पति को भी पता चल जाती हैं। अब पति भी बहुत डांटते हैं कि तुम ऐसा काहे करती हो, तुम दूसरे की बिटिया को काहे हेल्प कर रही हो। खैर जैसे तैसे जीवन के दिन गुजरने लगे और कुछ दिन बाद उसके पिताजी का ट्रांसफर हो जाता है। और जब पता चलता है कि ट्रांसफर हुआ है तो इसी जिले के बगल एक जिले में हुआ है। और फिर वो लोग अपना पूरा परिवार लेके, यानी अजय अपना पूरा परिवार लेके अपने तीनों बेटियों को, नीतू को और अपनी जो सौतेली पत्नी थी उसको लेकर बगल के जिले में चला जाता है। अब नीतू धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब जब नीतू धीरे धीरे बड़ी हो जाती है तब ये लोग उसे और ज्यादा प्रताड़ित करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो सही सही उसे आज महसूस हो रहा था कि अपनी माँ का जीवन में होना कितना अहम होता है और एक सौतेली माँ का जीवन में क्या रोल होता है। 2-3 दिन जैसे तैसे उस नए जिले में गुजरते हैं और उसके बाद एक दिन उसकी सौतेली माँ उससे कहती है कि नीतू तू खाना बना ले। और ठंडी का मौसम था, नीतू खाना बनाने में थोड़ा लेट कर देती है तो वो जाती है गैस पर, एक जो चिमटा होता है जिससे रोटी बनाते हैं उस चिमटे को लाल कर नीतू को छुआ देती है। और उसके हाथ पे जब वो लगता है बहुत तेजी से चिल्लाकर वो मोहल्ले की तरफ भागती है। अब क्योंकि नया मोहल्ला था, मोहल्ले वाले इतना ज्यादा जानते नहीं थे कि ये इस तरीके से इंसान है। मोहल्ले वाले को बहुत बुरा लगता है, लेकिन नीतू उस रात ये फैसला कर लेती है कि चाहे जो हो जाए आज रात मैं ये घर छोड़ दूंगी और यहाँ से निकल जाऊंगी। लेकिन नीतू के मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये था दोस्तों कि मैं ये घर तो छोड़ दूंगी लेकिन मैं जाऊंगी कहां, मेरे पास तो कहीं ठिकाना भी नहीं है, मुझे कोई आश्रय भी नहीं देगा, किसी के यहां मैं रह भी नहीं सकती हूं और लड़की जात हूं और जवान भी हूं। ऐसे में मेरे साथ कोई गलत बर्ताव ना कर दे, दुनिया बहुत गलत है। ऐसा सोचते सोचते वो सो जाती है और फिर रात में 3 बजे जब उसकी नींद खुलती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि सुधा आंटी का घर है अभी और कई महीने हो चुका था उनको वहां पर कमरा लिए दूसरी जगह दूसरे जिले में। अब जब कई महीने बाद उस मोहल्ले की तरफ रुख करती है तो उसे काफी दूर तक रास्ता याद रहता है। अब चूंकि उतना दिन वहां मोहल्ले में रही थी, उस मोहल्ले में धीरे धीरे पहुंच जाती है। लेकिन उस मोहल्ले में जब दोस्तों को पहुंचती है तो देखती है कि उस मोहल्ले में कुछ नए घर बने हुए हैं और वो उसको दिशा भ्रम हो जाता है, वो सही तरीके से पहचान नहीं पाती है। कई लोगों से वो पूछती है, पूछते पूछते करीब 11-12 बज जाते हैं। 11-12 बजे जब वो सुधा के घर पहुंचती है, आंटी के घर, और बेल मारती है, घर बाहर से ही देखती है तो उसे पता चल जाता है कि हाँ यही घर है आंटी का, क्योंकि उसके जस्ट बगल वाले घर में वो लोग किराए पे रहते थे। तो आंटी बाहर आती है, जब वो देखती हैं तो फिर वही जो कहानी की स्टार्टिंग थी, तब दोनों आपस में बातें करते हैं। अब सुधा सारी चीज समझ चुकी थी आंटी जी। नीतू बताती है कि अब मैं नहीं जाऊंगी। अब सबसे बड़ा सुधा के लिए प्रश्न था आंटी जी के लिए कि जवान बिटिया है और घर में उनका एक खुद का बेटा है जो कि MBBS डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में एक जवान बिटिया को, जो कि एक हिसाब से कहिए तो अनजान ही है, उस बिटिया को रखना, लोग समाज वाले क्या कहेंगे। और सबसे बड़ा अगला जो प्रश्न था उनके लिए, आंटी जी के लिए, सुधा के लिए, वो ये था कि ये जो हमारे पतिदेव हैं वो आने के बाद अगर शाम को पता चल गया कि आज जो है नीतू फिर से वापस आई है घर पे, तो फिर क्या होगा। खैर जैसे तैसे दिन गुजर जाता है। शाम के 6-6:30 बजे उसके पतिदेव आ जाते हैं आंटी के। आंटी के पतिदेव जैसे ही अंदर आते हैं उनको चाय पानी कराती है। चाय पानी कराने के बाद दोनों आपस में बातें करते हैं। फिर सुधा आंटी के मुंह से निकलता है कि आज जो है वो नीतू आई है। और जैसे ही अंकल सुनते हैं कि नीतू आई है, वो एक बार तो अपना बुरा सा मुंह बनाते हैं और कहते हैं कि नीतू को तुमने क्यों बुलाया,
तब आंटी कहती है कि नीतू को मैंने नहीं बुलाया, नीतू खुद आई है, मैं बुलाती हूँ। उसे बुलाती है आंटी और फिर उसके हाथ को दिखाती है, उस जख्म को। जब उसका पति अनिल देखता है तो उसे बहुत आत्मग्लानि होती है, लेकिन वो भी लोक लाज के डर से इस बिटिया का सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उसे पता था उसकी माँ जो है वो बहुत झगड़ेलू है। अगर उसको इस बातों का पता चला तो उन्हें जीने नहीं देगी, उनकी जो जिंदगी चल रही है उसमें बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। खैर, अब जो है खाना पीना खाते हैं तीनों लोग खाना पीना खा के सोते हैं। अब नीतू को एक कमरे में सुलाया जाता है, नीतू एक कमरे में सोती है और अंकल आंटी एक बेड पर सोते हैं। अब दोनों को रात में नींद नहीं आ रही थी। आंटी के तरफ अलग उलझन, अंकल के तरफ अलग उलझन, दोनों पलट पलट कर बेड पर अपनी रातें गुजार रहे थे। अब अंकल से आंटी कहती हैं कि देखो, है तो बिटिया ही और वो कह रही है कि अगर मुझे नहीं रखोगे तो मैं हमेशा के लिए दुनिया छोड़ दूंगी। ऐसे में आपकी सोच क्या है, क्या हमें इसे रखना चाहिए? अब कुछ देर के लिए जो अंकल होते हैं वो हैरान परेशान हो जाते हैं और उठकर, अंधेरा था, कमरे में लाइट जलाते हैं और बड़े ध्यान से आज अपनी पत्नी का मुंह देखते हैं। और मुंह देखने के बाद अपनी पत्नी से कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है। तो वो कहती, हाँ बताओ। कहते हैं अंकल आंटी से कि देखो, ये जवान बिटिया है, ऐसे में एक जवान बिटिया को, वो भी अभी बालिग हुई है, अगर मैं घर में रखूंगा तो समाज और पड़ोस के लोग यही कहेंगे कि इनका, इस घर में इस लड़की का किसी न किसी से, चाहे बेटे से चाहे बाप से, दुनिया तो हमेशा उंगली उठा ही देती है। किसी न किसी से चक्कर था, इसलिए इन लोगों ने बुला लिया है। क्यों ना इस बिटिया को हम बहू के रूप में तब्दील कर दें। और जैसे ही उनके मुंह से आवाज निकलती है, वैसे आंटी को आज लगता है कि वाकई में मेरा जो पति है वो कितना दिलदार आदमी है, कितने बड़े और कितने उदार विचारों वाला है। वो काफी देर तक अपने पति का मुंह देखती हैं। मुंह देखने के बाद कहती हैं कि हाँ, कैसे हम बहू बना सकते हैं? तो अंकल यानी कि अनिल कहते हैं अपनी पत्नी सुधा से कि दरअसल हमारा जो बेटा है डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर हो ही जाएगा, 4-5 साल की पढ़ाई उसकी पूरी हो गई, अब वो जल्दी ही डॉक्टर हो जाएगा। उसकी शादी इससे कर देते हैं, इस बिटिया से, नेहा से, इस बिटिया से, नीतू से। आंटी कहती है कि ठीक है, मैं तो एग्री हूं, क्योंकि मैं जहां तक नीतू को जानती हूं, नीतू बहुत ही अच्छी लड़की है, संस्कारों वाली है, बशर्ते उसकी परवरिश जो है वो गलत हाथों में हो रही, इसलिए वो ऐसी जो है समय की मारी है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन उनके मन में एक ख्याल ये भी आ रहा था कि बेटा चूंकि बड़े शहर में है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, ऐसे में उसका किसी और लड़की से अफेयर ना हो। खैर, ये सब बातों का खंडन करते हुए जैसे तैसे सुबह होती है, अंकल अपने ऑफिस तैयार होकर चले जाते हैं और फिर आंटी अपने बेटे को फोन लगाती है। अपने बेटे को फोन लगाने के बाद सारी घटना एक तरफ से बताती हैं। तो वो कहता है, मैं 2-3 दिन में आने वाला हूँ, मैंने तो उस लड़की को देखा है, लड़की तो अच्छी है, बस यही है कि पढ़ी लिखी कम है। कोई बात नहीं, मैं आता हूं तो बात करता हूं। और 2-3 दिन का वक्त हंसी खुशी से नीतू का, अंकल आंटी का गुजर जाता है। 3 दिन बाद जो है बेटा आता है। बेटा जब माता पिता से पूछता है कि क्या मुझे शादी करनी चाहिए, तो माता पिता उसके समझाते हैं कि बेटा देखो, ये लड़की जात है, बहुत हैरान परेशान है, अगर इसका आज हम सहारा नहीं बनेंगे तो ये हो सकता है अपना जीवन पूरी तरीके से खत्म कर ले, और ऐसे में जो पाप लगेगा हमें वो अक्षम्य है, उसको कभी ईश्वर माफ ही नहीं कर सकता है। क्योंकि ये हमारी शरण में आई है, ऐसे में हमारा पूरा दायित्व तो बनता है कि इसका पूरा ख्याल रखा जाए। खैर, बेटा भी माँ और बाप पर ही गया था, पूरी तरीके से संस्कारवान था और कहता है कि हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। अब अंकल और आंटी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता अपने बेटे के ऊपर कि जो बेटा एक अच्छे शहर में जाकर मॉडर्न लोगों के बीच में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो अपने पूरे जीवन के लिए अपनी माता पिता की खुशी देखकर एक कक्षा 8 पास लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया। खैर, अब दोनों की शादी जो है कि मुहूर्त निकाला जाता है, पंडित जी बुलाए जाते हैं। पंडित जी को बुलाने के बाद दोनों की एक मंडप में धूमधाम से शादी होती है। धूमधाम से शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी खुशी से अपना जीवन गुजारने लगते हैं। दोस्तों, तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद जो था दोस्तों,
वो किसी को हैरान करना और परेशान करना नहीं था। इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद दोस्तों सिर्फ इतना था कि कई बार हमारे जीवन में ऐसे अनजान व्यक्ति आ जाते हैं जो अपने से बढ़कर होते हैं, और कई बार ऐसे हमारे जीवन में लोग आ जाते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, और कई बार हमारे जीवन में ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनको मजबूरी में हमारी आवश्यकता होती है। जहाँ तक बस चले, अगर ऐसा कोई मजबूरी में आ रहा है आपके पास कुछ भी मांगने, तो जहाँ तक आपका बस चले अपने सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से उस व्यक्ति की सहायता करिए, उस व्यक्ति का हाथ पकड़ने के लिए तैयार करिए। मैं कहता हूं दुनिया नहीं देख रही है, ऊपर वाला देख रहा है कि आप क्या सही कर रहे हैं या क्या गलत कर रहे हैं। इसका फल आपको आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कभी भी अगर कोई मजबूरी के दिन में आपके सामने आपसे किसी चीज की भीख मांग रहा है, तो अगर आपके पास वो सामर्थ्य है कि आप उसकी वो मनोकामना पूरी कर सकते हैं, तो भरसक प्रयास करिए उसकी मनोकामना पूरी करने का। दोस्तों फिलहाल ये प्यारी सी कहानी आप किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, कहां से देख रहे थे, अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें इस कहानी पर आएगा उनका नाम हम अगली कहानी में जरूर लेंगे। तो आप अपना नाम और अपने दिल की पूरी मनोभावना क्या है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दीजिएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।